गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 15th ऑफ अक्टूबर है और लास्ट क्लास में हमने हमारा सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44 से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इंडियन नेशनलिस्ट्स बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेज़ों द्वारा अथॉरिटी के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और आलोचना शुरू कर दी। क्यों? कि क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया था, सेडिक्शन एक्ट लगा दिया था, सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 लगा दिया था। तो भारतीय जितने भी राष्ट्रवादी थे उन्होंने अंग्रेजी अथॉरिटी के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध किया और उसकी आलोचना की। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। उन्होंने भी अधिक समानता के लिए लड़ाई शुरू की और नियमों के एक सेट से कानून के विचार को बदलना चाहा कि उन्हें न्याय के विचारों सहित कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने भी अधिक समानता के लिए लड़ाई शुरू की। किन्होंने? भारतीय राष्ट्रवादियों ने भी अधिक समानता के लिए लड़ाई शुरू की और नियमों के एक सेट से कानून के विचार को बदलना चाहते थे। उन्होंने ये बोला कि कानून का भी क्या बना दिया जाए, एक सेट बना दिया जाए कि कानून इस तरीके का होता है कि उन्हें न्याय के विचारों सहित कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। कि मतलब इससे हमारे को न्याय भी मिलेगा और हमारे को कानून का पालन करना भी ज़रूरी रहेगा। बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय कानूनी पेशा भी उभरने लगा और औपनिवेशिक अदालतों में सम्मान की मांग करने लगा। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक जो भारतीय कानूनी पेशा था वह भी क्या होने लगा, इमर्ज होने लगा, दुनिया के सामने आने लगा और कॉलोनियल कोर्ट्स में अपने सम्मान की मांग करने लगा। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। मतलब उन्होंने क्या किया, दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। मतलब भारतीयों के जितने भी लीगल राइट्स थे, इस भारतीयों के जितने भी लीगल राइट्स थे, इसके लिए भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने कानून का सहारा लिया। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। निर्णय बनाने में भारतीय न्यायाधीशों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role. इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिसमें भारतीयों ने अपना अभिनय निभाया है in the evolution of the rule of law during the colonial period। मतलब colonial period के अंदर ऐसे बहुत सारे ways रहे हैं कि जिसमें भारतीय व्यक्तियों ने कानून बनाने की क्रांति में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। नेक्स्ट है, विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। संविधान को अपनाने के साथ इस दस्तावेज ने नींव के रूप में कार्य किया। मतलब संविधान को अपनाया और ये जो दस्तावेज था संविधान, उसने क्या किया कि एक घर की नींव के रूप में कार्य किया जिस पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। ठीक है, जैसे ही हमने संविधान को अडॉप्ट किया तो ये जो संविधान था वो एक तरीके से हमारे देश की नींव था और इसी नींव पर क्या हुआ कि भारत के जितने भी प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने देश के लिए क्या बनाए, कानून बनाए। Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones। प्रत्येक साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारे लॉज को पास करते हैं, बहुत सारे कानूनों को पास करते हैं और पुराने कानूनों के अंदर संशोधन भी करते हैं। इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपने आपकी NCERT क्लास 6 के अंदर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस नए कानून के अनुसार
सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, कि इस कानून के अनुसार एक घर के बेटे बेटियां और उनकी माँ को प्रॉपर्टी के अंदर बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। ये कौन सा एक्ट है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. Similarly, new laws have been enacted, नए कानून भी बनाए गए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और रोजगार उपलब्ध करवाए जा सके। इनके लिए भी नए नए कानून बनाए गए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी? लोग कैसे सोचते हैं और कैसे प्रस्तावित करते हैं कि एक नए कानून की आवश्यकता है? यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप इसको अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? नए कानून कैसे आते हैं? द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कानून बनाने में। There are many ways through which this takes place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से यह होता है और यह अक्सर समाज में अलग अलग समूह होते हैं जो एक विशेष कानून की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील होती है। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for the issue to become law. एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से जब जनता की मुसीबतें संसद के सामने आती है तो संसद उसमें किस तरीके से कानून बनाती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का। किसका? डोमेस्टिक वायलेंस का। देखिए इसमें क्या है। Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult man, usually the husband, against his wife. Domestic violence क्या होता है कि अगर कोई पति या कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को मारता पीटता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। इंजरी कैसी भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और इमोशनली अब्यूजिंग भी हो सकती है। अगर गाली गलौज भी हो तो भी इंजरी मानी जाती है। अब्यूज़ ऑफ द वुमन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। अब्यूज़ के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे गालियाँ निकालना या सेक्सुअल अब्यूज़ करना या इकोनॉमिक अब्यूज़ करना, मतलब पैसों से भी अब्यूज़ करना। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड विद द मेल मेंबर हु इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस। देखो ये क्या कह रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा घरेलू शब्द की समझ का विस्तार करती है। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा घरेलू शब्द की समझ का विस्तार करती है, जिसमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो हिंसा से बचने के लिए पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती है या एक साथ रहती है। ठीक है, अब देखिए ये है पेज नंबर 46, इसको देखना है अभी हमारे को। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 2006, ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, शाजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। कोई महिला है जिसने दूसरी महिला से बोला कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या यह भारतीय महिलाओं के लिए एक अच्छा दिन नहीं है। इन्होंने जवाब दिया, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, अहिंसा वाले घर ही सबके लिए बेनिफिट होते हैं। कुसुम, इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड।
कुसुम, इस कानून को पास होने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। इन फैक्ट इट बिगेन विद एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। वास्तव में यह कब स्टार्ट हुआ? जब एक नए कानून की आवश्यकता हुई। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और शाजिया एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। वे इस जर्नी को जानते हैं कि उन्होंने इस जर्नी को कैसे पार किया है कि संसद के अंदर ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है। मतलब किस तरीके से संसद के अंदर ये लॉ पास हुआ है, इसकी पूरी जर्नी के बारे में ये जानते हैं। इसमें आगे अप्रैल 1991 अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। अप्रैल 1991 में उनके ऑफिस में एक टिपिकल डे हुआ। आई नीड एडवाइस, मुझे सलाह की ज़रूरत है। माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं। आई हैवन टोल्ड एनी वन सो फार, मैं किसी को ये चीज़ बता नहीं सकती। आई फील सो अशेम्ड, मैं शर्मसार महसूस करती हूँ। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, अब मैं इस तरीके से और जीना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव नाउ हियर टू गो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। ये बोल रहे हैं कि मेरे बेटे व बहू के द्वारा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। दे वर्बली अब्यूज़ मी, वे मुझे मौखिक गालियाँ देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट्स का भी कोई एक्सेस नहीं है। दे में इवन थ्रो मी आउट, उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है यहाँ से। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं सिर्फ इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर से मैं निकलना नहीं चाहती हूँ। देखिए ये अप्रैल 1991 का एक टिपिकल डे था शाजिया और कुसुम के लिए, जहाँ पर दो महिलाएं आई थी। एक महिला ने अपने पति की शिकायत की और एक महिला ने अपने बेटे और बहू की शिकायत की। एक महिला ये कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ, और दूसरी महिला ये कहती है कि मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आगे देखिए क्या है, इन्होंने शाजिया या कुसुम से ये सलाह ली है। फिर शाजिया ने क्या जवाब दिया है जो देखिए। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ ए क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। दुर्भाग्य से मौजूदा कानून एक आपराधिक है और इन विकल्पों की पेशकश नहीं करता है। मतलब ये दोनों ये चीज़ कह रही हैं कि एक तो ये बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं तो मैं पुलिस में तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ। दूसरी ये कह रही है कि मेरे बेटे बहू मेरे से दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है, और मुझे घर से भी निकाल दिया है, तो मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो शाजिया इसके लिए जवाब देती है कि दुर्भाग्य से यह जो मौजूदा कानून है, मतलब अप्रैल 1991 में जब ये कानून था, यह क्या था, एक आपराधिक कानून था। मतलब आपको भी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी और आपको भी अपने बेटे और बहू के खिलाफ क्या करनी पड़ेगी, कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और इन विकल्पों की पेशकश नहीं करता। किन विकल्पों की? जैसा इन लेडी ने कहा कि मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती हूँ, बस इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ। अगर आप पुलिस में नहीं जाओगे तो ये वायलेंस नहीं रुक पाएगा, ठीक है। और आप ये बोल रहे हो कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपराधिक प्रकरण है, सिविल प्रकरण नहीं है। नेक्स्ट है, थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर ए न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स। अलग अलग फोरम्स द्वारा पूरे 1990s में नए लॉ की मांग होने लगी। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वीमेन। शाजिया और कुसुम बोल रही है कि हमने बहुत सारी महिलाओं की गवाही सुनी है। वी हैव सीन दैट वीमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ। हमने देखा है कि महिलाएं पीटे जाने के खिलाफ सुरक्षा चाहती है, साझा घर में रहने का अधिकार और अक्सर अस्थायी राहत चाहती है। मतलब महिलाएं क्या चाहती है कि उनको पीटा नहीं जाए और वे अपने पति के साथ ही साझा घर में रहें, उनको उनके घर से नहीं निकाला जाए। आगे देखिए ये है, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स
आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. ये क्या बोल रहा है कि 1999 में देशव्यापी सहमति के बाद 1999 में देशव्यापी सहमति के बाद वकीलों, कानून के छात्रों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार करने का बीड़ा उठाया। मतलब बहुत सारे वकीलों ने और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, कानून के छात्रों ने क्या किया कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया और एक बिल पास करवाया जिसका नाम था प्रिवेंशन प्रोटेक्शन बिल। यह मसौदा विधेयक व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। आगे है, द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा के अंतर्गत यह आता है कि किसी भी महिला के साथ फिजिकल तरीके से, मतलब अगर उसको मारा पीटा गया हो या उसके इकोनॉमिक हक छीन लिए गए हों, मतलब उसके पैसे से रिलेटेड हक छीन लिए गए हों, या किसी महिला के साथ यौन पीड़न किया गया है, या किसी महिला को गालियाँ गलौज की है या इमोशनली अब्यूज़ किया है, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। द लॉ शुड कवर any women living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. ये क्या बोल रहा है कि उन्हें साझा घर से बेदखल होने से बचाया जाना चाहिए। The law should cover any women living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. मतलब जिस घर में वो रह रही है उन्हें उस घर से नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर वापस बोला इन्होंने पूछा व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, मतलब कुछ मौद्रिक राहत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मौद्रिक का मतलब होता है पैसे से। अगर किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है तो उसकी आगे की ज़िंदगी सही चलने के लिए जिसने उसके साथ मतलब चाहे अगर वो पति हो, अगर मारा पीटी की है, उसे पीटा है, बीटन अप किया है, तो उसे क्या करना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं ताकि उस महिला की आगे की ज़िंदगी सही से चल सके। आगे इसमें मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग हुई। द व्यूमेंस मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। जो व्यूमेन मूवमेंट था वे क्या चाह रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का नया कानून है। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून, और सरकार इसे संसद के अंदर जल्दी ही प्रस्तावित करे। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 2002, बट आखिरकार 2002 में ये वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट संसद के अंदर प्रस्तावित किया गया, लेकिन दिस बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस बिल में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है जिसके लिए हमने उन्हें सुझाव दिए थे। मतलब महिलाओं के लिए अगर ये बिल है तो महिलाएं उनके लिए क्या दे सकती थी, सुझाव, लेकिन उस बिल में वो सुझाव ही नहीं थे। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमें आज ये जो बिल वर्तमान स्थिति में है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। अगर क्योंकि हमने इसका अपोज नहीं किया तो हमेशा के लिए यही बिल क्या हो सकता है, लागू हो सकता है, और बाद में जाने कब इसके अंदर संशोधन होगा। लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन, और हमें एक ऑनलाइन पिटीशन मतलब ऑनलाइन याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालनी चाहिए। Several women's organizations, National Commission for Women made submissions to the Parliamentary Standing Committee. बहुत सारी women organizations ने National Commission for Women made submissions to the Parliamentary Standing Committee. उन्होंने Parliamentary Standing Committee से क्या किए, submissions लिए, मतलब मीटिंग की। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, मतलब जितने भी Parliamentary Standing Committee के जितने भी विख्यात मेंबर्स हैं, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड। यह जो आपने पार्लियामेंट के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है जिसमें हमने जो मांगे की है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। आपने जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी है हम उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। द लॉ, कानून, नीड्स टू प्रोवाइड, कानून यह प्रोवाइड करा रहा है कि बच्चों की जो कस्टडी है वो टेम्परेरी रूप से ही दी जाएगी।
In December 2002, the standing committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha. दिसंबर 2002 में जो भी स्टैंडिंग कमेटी थी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, पार्लियामेंट ने जिस भी स्टैंडिंग कमेटी को बनाया था निर्णय लेने के लिए, उन्होंने क्या किया कि ये जितनी भी रिकमेंडेशंस थी वह राज्यसभा और लोकसभा में वापस दी. द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप. व्यूमेन के ग्रुप के बहुत सारे जो डिमांड्स थे उन बहुत सारे ग्रुप की डिमांड्स को मान लिया गया. फाइनली ए न्यू बिल वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005. आखिरकार 2005 में वापस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट वापस आया आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट के जो भी दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों से यह बिल पारित होकर वापस 2005 में वापस री इंट्रोड्यूस्ड हुआ. इट वॉज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. और 2005 में लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया ताकि वे भी इस पर हस्ताक्षर कर दें. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006. और ये जो था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वह 2006 में प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया. ठीक है, आगे ये है इसमें. एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर 2006 में. व्हाट इज़ दिस न्यू लॉ. यह नया कानून क्या है. फिर जवाब दिया, दिस लॉ इज़ ए फर्स्ट इन रिकग्नाइजिंग ए वुमेन्स राइट टू ए वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. यह जो नया कानून है ये किसको बताता है कि एक घर के अंदर एक महिला के कितने अधिकार हैं और वो महिला बिल्कुल वायलेंस फ्री होनी ही चाहिए. This is a civil law aimed at providing relief to millions of women including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their homes. यह एक सिविल लॉ है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिलियंस जितनी भी महिलाएं, चाहे वे पत्नियां हों, माताएं हों, बेटियां हों या बहनें हों, जिनके भी साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वे इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके. द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूज. प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही. आगे देखिए इसमें क्या है. फिर आगे, This law is a very significant step because recognizes. यह लॉ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉ है. यह लॉ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कानून है. द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड. इसमें ये महिला को ये अधिकार है कि वह अपने साझा घर के अंदर रह सकती है. वुमन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस. और अगर उस वुमन के खिलाफ वापस भी कोई वायलेंस होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है. वुमन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट्स. चिकित्सा लागत सहित अपने खर्चों को पूरा करने के लिए महिलाओं को रुपए पैसे की राहत भी मिल सकती है. नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी. अब हमें वापस एक नई जर्नी के लिए निकलना है. यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड. अब हमें गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रभावी किया जाए. वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ. यह एक इम्पॉर्टेंट लॉ क्यों है, तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली है. तो मतलब ये बताया गया है इन सब चीज़ों के अंदर, ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, इन सब चीज़ों के अंदर यह चीज़ बताई गई कि अगर जनता को किसी चीज़ से पीड़ा होती है तो जनता किस तरीके से अपनी मांगों को संसद के सामने या सरकार के सामने रख सकती है और नए कानून को बनवाने के लिए अब कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है. ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 49 पे. As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि नागरिक की भूमिका संसद की विभिन्न चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण है जो लोगों से कानून में हो सकती है. मतलब ये जो उपरोक्त उदाहरण हमने पढ़ा, इससे हमारे को क्या मालूम पड़ा कि संसद के अंदर एक नागरिक की भूमिका क्या है, एक जनता, मतलब जनता की भूमिका क्या है, जनता किस तरीके से
अपने कानून को प्रभावी बनवा सकती है। फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट। एक नए कानून की आवश्यकता को स्थापित करने से लेकर उसके पारित होने तक प्रक्रिया के हर चरण में नागरिक की आवाज़ एक महत्वपूर्ण तत्व रखती है। मतलब किस तरीके से अगर जो समस्या पैदा होती है वो भी आम जनता को ही समस्या होती है। अब जब जनता को समस्या पैदा हो रही है तो जनता ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट करती है, और किस तरीके से वो कानून बनता है उसके बारे में ये बताया गया है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्ड दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसाइबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। इस आवाज़ को टीवी, पत्रकारों, समाचार पत्रों के संपादकीय, रेडियो प्रसारण, स्थानीय बैठकों के माध्यम से सुना जा सकता है। ये सभी उस काम को करने में मदद करते हैं जो संसद लोगों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी है। मतलब जितने भी टीवी चैनल्स है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, या जितनी भी डिबेट्स होती है, उनमें क्या करता है कि एक आम आदमी भी हिस्सेदारी ले सकता है और वह संसद के पास अपनी बात को किस तरीके से पहुंचा सकता है। इसके लिए इन टीवी एडिटोरियल्स का, न्यूज़पेपर्स का, इनकी क्या पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स क्लास।